नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। सबसे पहले छठ महापर्व की शुभकामनाएं। आज से महापर्व की शुरुआत हुई है नहाय खाए के साथ और इसके साथ ही बिहार में वैसे बिहारी जो देश दुनिया में है वह बिहार की सड़कों पर, बिहार के गांव में दिखने लगे हैं। अपने घर को लौटे हैं, अपनी मिट्टी को प्रणाम कर रहे हैं, अपने सगे संबंधियों से मिल रहे हैं और साथ में खुशियां साझा कर रहे हैं। देखिए, कल रात को मैं एक गेट टुगेदर में था। आप ये कह सकते हैं कि यह गेट टुगेदर वैसे लोगों के साथ नहीं था जो पंजाब में, गुजरात में मिलों में, चाहे वह कपड़ा का मिल हो, चाहे दूसरी फैक्ट्रियां हो, वहां घिसते और पिसते हैं। मतलब मजदूर नहीं थे, वैसे लोग थे इस गेट टुगेदर में। कोई जर्मनी से आया हुआ था, कोई फ्रांस से आया हुआ था, कोई इंग्लैंड से आया हुआ था। तो उन्होंने पटना के एक बड़े होटल में गेट टुगेदर रखा था, क्योंकि आज से अपने घरों में अगले 4 दिनों तक तो लहसुन प्याज भी नहीं चलता है। तो बात होते होते करीब 25 की संख्या में हम लोग जमा थे। और जहां अभी लोग जमा हो और बिहार में चुनाव हो, तो बिहार की बात कैसे नहीं होगी। तो बात बढ़ती चली गई और बिहार के चुनाव की बातें होती चली गई। अब देखिए, सार क्या है। जो बाहर से आए 1 साल के बाद आए, उन्होंने पटना एयरपोर्ट को देखा और पटना एयरपोर्ट को देखते ही वे चकित हुए। अच्छा, पटना बदला है, बिहार बदला है। फिर उन्होंने पटना की सड़कें देखी। लोग कहते ही हैं जो बाहर से आते हैं कि जब कभी पटना पहुंचता हूं, सड़कें इस तरीके से नई हो गई होती हैं कि रास्ते इधर उधर और जो पुलों का जंजाल है, पुलों का जो नेटवर्क है, वह बढ़ता ही दिखता जा रहा है। अब देखिए, लोगों ने पटना मेट्रो की यात्रा करने का प्लान भी किया है छठ से वापसी के पहले, चाहे वह 1 स्टेशन का हो या 2 स्टेशन का हो। अब सीधे बात आई चुनाव पर। तो लोगों ने कहा, फिर से हम कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो प्लान का दंश नहीं झेले। ये वो लोग हैं जो बेहतर अवसर के लिए बिहार से बाहर गए और लौटे थे। हाँ, इनमें बहुत सारे यहाँ के वोटर भी नहीं रह गए। लेकिन जब बिहार के बदलाव की बात करते हैं और जब हम कहते हैं कि वाशिंगटन पोस्ट में यह खबर छप गई, बहुत बड़ी बात है, चाहे वह कोई भी खबर हो, तो हम यह भी कह सकते हैं कि जो बाहर रह रहे लोग हैं वह लौटे हैं तो क्या देखे। तो चुनावी चर्चा में उन्होंने कहा कि अच्छा, सब कुछ ठीक है, नीतीश कुमार ने बिहार का बिगाड़ा क्या है। अब देखिए, बात यही, एक शख्स ने कहा जो जर्मनी से आए हुए थे कि नीतीश ने बिगाड़ा क्या है। बदला तो बहुत कुछ है, बिगाड़ा क्या है और अपने लिए बनाया क्या है। सभी लोग अपने पुत्र पुत्री, बेटे बहू को चुनाव लड़ा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार 2025 में भी जब कहा जा रहा है कि यह उनका आखिरी चुनाव होगा, उन्होंने अपने बेटे को चुनाव नहीं लड़ाया। और नीतीश कुमार से डर तो नहीं है, तो बनाया है, बिगाड़ा क्या है। अपने लिए कुछ नहीं बनाया है और नीतीश कुमार से डर तो नहीं है। प्रशांत किशोर थोड़ी प्रतीक्षा कर लें, भविष्य हो सकता है। तो अब ये जो 3-4 वाक्य हैं, इसमें ही जो नैरेटिव और परसेप्शन बहुत सारा दिख जाता है अजीत जी, कि नीतीश कुमार ने बिगाड़ा क्या और नीतीश कुमार ने अपने लिए बनाया क्या। नीतीश कुमार ने अपने लिए बनाया क्या, जब यह सवाल या जब यह बात चली तो हम भी देखते रहे कि उन्होंने बनाया क्या। पटना में कोई बहुमंजिली इमारत तो है नहीं, दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बंगलो तो है नहीं, हा? हा? कोई महंगी गाड़ियां तो है नहीं। और निशांत का भी जो जीवन स्तर है, कुछ ऐसा दिखता नहीं है जिसमें बहुत संपन्नता हो, और वह तो नीतीश कुमार से अधिक सादगी में दिखाई पड़ते हैं। तो नीतीश ने बिगाड़ा नहीं किसी का, नीतीश ने अपने लिए कुछ बनाया नहीं और नीतीश से कोई डर नहीं। इसे क्या आप मानते हैं? जब बिहार आए हैं लोग, तो ये 3 वाक्य प्रशांत किशोर थोड़ी प्रतीक्षा कर ले, भविष्य उनका है। अब आगे आपकी टिप्पणी।
देखिए देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग लगातार इस बात की चर्चा करते रहते हैं और नीतीश कुमार के इस गुण की चर्चा देखिए सात समंदर पार से आए लोग भी कर रहे हैं। हर व्यक्ति करता है इस बात को कि जो दो भारतीय राजनीति की जो दो सबसे बुनियादी खराबियां हैं, हम्म। भ्रष्टाचार और वंशवाद, हम्म। ये जो दो चीजें हैं, इन दोनों से परे हैं नीतीश कुमार, पूरी तरह से निर्लिप्त, सत्ता में रह करके भी जो सत्ता से एकदम दूर रहना, हम्म। वो एक उनका चरित्र है। सत्ता तो उनके आसपास के लोग भोगते रहे, दुनिया भर के लोग उनके साथ रहे, उनके लोगों ने सत्ता भोगी, लेकिन सत्ता का जो जिस अर्थ में भोग की बात होती है, हम लोगों ने नीतीश कुमार को उस तरह से नहीं देखा। हम लोग कह सकते हैं, हमारे शास्त्रों में, हमारी प्राचीन कथाओं में राजा जनक को विदेह कहा गया है कि वो ओके। मतलब राजा भी थे लेकिन वो हम्म। योगी भी थे। तो हम्म। उस तरह का कि सत्ता में है, मुख्यमंत्री भी हैं और आप एक उससे निर्लिप्त भी हैं, उससे आपका वैराग्य भी है, सत्ता की जो खामियां हैं वो आपके अंदर नहीं आई। तो इस बात की बिल्कुल। चर्चा हम लोग करते रहते, चूंकि दो ही खामियां आमतौर पर पूरे देश में दिखाई देती हैं कि भ्रष्टाचार हम्म। है, लोगों ने हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई। आपने कहा कोई बहुमंजिली इमारत नहीं है, एक फ्लैट सांसद के नाते दिल्ली के द्वारका में जो मिला था वो द्वारका में उनको सांसद के नाते मिला फ्लैट है, और वैसा ही एक फ्लैट पटना में है उनके पास। इसके जी। अलावा कोई निजी संपत्ति हमारी जानकारी में नहीं है। कुछ जमीनें हो, कुछ हो तो वो अलग बात है। हम्म। वो तो हर साल आता ही है उनका, हम लोगों ने देखा है कि उनके और उनके बेटे की संपत्ति कुल मिलाकर के 2-2.5 करोड़ की होगी। तो हम्म। एक तो भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, कहीं से उनके ऊपर नहीं लगा है, और वंशवाद का मामला नहीं लगा। अभी हमने देखा है भाई दूज के पहले लोग शेयर कर रहे थे उनके बहन के साथ, उनकी उनकी तस्वीरें लोग शेयर साझा कर रहे थे, जो अपनी बहन के साथ उनकी तस्वीरें हैं। तो उस हम्म। बहन का घर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि पटना में किसी भी मिडिल क्लास के घर से भी खराब उनकी बहन का घर है, जहां वो अपनी जी। बहन के साथ खड़े होकर के तस्वीर उनकी, और ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बचपन की तस्वीर है, ये इन दिनों की तस्वीर है, हाल के दिनों की तस्वीर है। हम्म। तो वो उनकी सादगी और उनके उनके जो तमाम ईमानदारी और वंशवाद, ये सब हम लोग बार बार चर्चा करते रहे। अब जो आपने जो बात जहां से आपने शुरू की, उस पर बढ़ने के लिए दो बातें हम उसमें एक लाइन ऐड करेंगे। और हम्म। जो ये आमतौर पर कहा जाता है ना, जब ये कहते हैं लोग कि उन्होंने बिगाड़ा क्या, तो उसमें बिल्कुल। एक वाक्य अंतर्निहित होता है कि अगर कुछ नहीं बनाया है, अगर बहुत नहीं हम्म। बनाया है बिहार में, बहुत नहीं किया है, जो हम्म। हमारा भी मानना है और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जितना बड़ा बिल्कुल। समय था, जितना मौका था, वो बहुत कुछ कर सकते थे बिहार के लिए, बहुत सारी चीजें जी। की जा सकती थी। हम्म। अगर वो सारी चीजें नहीं हुई हैं, बहुत सारी चीजें हम्म। हुई हैं, लेकिन जितना हो सकता था उतना नहीं हुआ है, तब भी उन्होंने बिगाड़ा कुछ नहीं। बिल्कुल। और इसके लिए हम दो आंकड़े, दो चीजें जो अभी 2 दिन में हमने देखा है दिल्ली के अखबारों में, उसी से हम बात कहेंगे। हम्म। हिंदुस्तान टाइम्स ने कल छापा था, एक कल या परसों, उनके फ्लैग पर वो छपा था बिहार से माइग्रेशन का आंकड़ा, जी। कितने माइग्रेशन हुए ये नहीं छापा था, लेकिन उसमें ये था कि माइग्रेंट जो जितने माइग्रेट करते हैं लोग बिहार से, जो अभी पलायन हो रहा है, पलायन नहीं उसको प्रवासन कहेंगे, जो हम्म। लोग, आज पलायन तो एक होता है कि आप भाग गए छोड़ करके, जो भय का माहौल था, बिल्कुल। जो 90 से 2005 के बीच में लोग अपना कारोबार बेच करके भाग रहे थे, डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस बंद करके भाग रहे थे, वो पलायन होता है। और जी। ये इमिग्रेंट होते हैं जो अच्छे अच्छे या किसी भी तरह के अवसर की तलाश के लिए निकलते हैं। तो हम्म। जो लोग अवसर की तलाश के लिए निकल रहे हैं, उसमें सबसे कम पढ़े लिखे लोग बिहार से आते हैं। ये देश का बिल्कुल। आंकड़ा है। तो ये हम्म। एक बड़ा ब्लॉट है, एक धब्बा है नीतीश कुमार के इतने वर्षों के शासन पर। और बिहार के जब बिहारी, हमको भी इस बात से तकलीफ होती है, उस आंकड़े के हिसाब से नेशनल एवरेज है ज्ञानेश्वर जी, कि जो अनपढ़ निरक्षर लोग जो जाते हैं दूसरी जगह कमाने, उनका एवरेज 7.8% का है। लेकिन हम्म। बिहारी जो जाते हैं बाहर नौकरी करने, उसमें निरक्षर लोगों का प्रतिशत 17%। मतलब राष्ट्रीय औसत से 10% ज्यादा ऐसे होते हैं जो निरक्षर जी। होते हैं। इसी तरह से हम्म। प्राथमिकता की पढ़ाई करने वालों का नेशनल एवरेज 34% है, और बिहार का एवरेज 45% है। मतलब वहां भी 10-11% बिल्कुल। ज्यादा होता है। तो हम्म। कम पढ़े लिखे लोग जाते हैं, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि वेतन सबका बराबर ही होता है, कमाई सबकी बराबर होती है। हम्म। वो जो अनपढ़ हम लोगों के यहाँ से आए होते हैं, या प्राथमिक पढ़ के आए होते हैं, और कहीं से दूसरी जगह से मैट्रिक या 12th करके आया है, दोनों की आमदनी बराबर ही रहती है। हम्म। यार वो स्किल का काम है, इसलिए फिर भी कम पढ़े लिखे हो लोगों का इतनी बड़ी संख्या में आना एक एक ब्लॉट है। जी। अब उसके बाद दूसरी आज छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्लैग पर उसी तरह की स्टोरी, ज्ञानेश्वर जी। भारत जब आजाद हुआ था तो बिहार, देश के राष्ट्रीय औसत में बिहार का औसत 60% के करीब, 55 से ऊपर था। जी। मतलब अगर 100 रुपया राष्ट्रीय औसत था, तो 55 रुपए बिहार के लोग भी प्रति व्यक्ति कमाई होती थी। बिल्कुल। आप जानते हैं जब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने 1990 में छोड़ा, तब भी बिहार में 45% था नेशनल एवरेज का कमाई, 44% हम्म। के करीब 44% कमाई थी, जो राष्ट्रीय औसत था उसके 44% के बराबर प्रति व्यक्ति आई थी बिहार की। हम्म। और उसके बाद 15 साल में लालू यादव ने कहां पहुंचा दिया था, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे।
उस 43-44% को उन्होंने 27% पर पहुंचा दिया था। नेशनल बताइए। एवरेज का बताइए क्या आर्थिक रूप से बिहार का भट्टा बैठा था उन 15 सालों में। आप इस आंकड़े से कल्पना करिए कि 44% नेशनल एवरेज प्रति व्यक्ति आय, जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय थी, उसका 44% आज बिहार में प्रति व्यक्ति आय थी। लालू यादव के समय वो घट के 27% पर आ गई और तब से नीतीश कुमार लगे हुए हैं उसको सुधारने में और लगभग 35% तक अब ले गए हैं। जी। तो जो आपने कहा ना कि बिगाड़ा क्या है, तो ये बनाना बोलते हैं, इसको बिगाड़ना नहीं, इसको बनाना बोलते हैं कि उनको जिस हालत में मिला, जिस स्थिति में मिला, 27% आ गया, नेशनल एवरेज का 1/4 हो गया प्रति व्यक्ति आए, वहां से नीतीश कुमार ने संभालना शुरू किया और आज उसको 35% तक ले गए हैं। तो ये बिल्कुल। जो और उसके साथ साथ तमाम और दूसरी चीजें करनी थी। एक प्रति व्यक्ति आय सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं होता है। आप उस 15 सालों में बिहार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का भट्टा बैठा, सड़कें, आप गवाह हैं, आप तो खैर पटना के पास रहते थे, हम लोगों के लिए मोतिहारी से मुजफ्फरपुर और मोतिहारी से पटना जाना पहाड़ पर एवरेस्ट चढ़ने जैसा काम था। 8-8 घंटे का समय लगता था, 8-8 घंटे का। अजीत जी, आपने बहुत आसान तरीके से कह दिया कि मैं पटना के पास रहता था। देखिए, मैं 19 ठीक है, मेरा जो घर है फतुआ है, पटना से 22 किलोमीटर की दूरी पर है और मैं 1995 में फिर से पटना से वापस फतुआ गया था निजी कारणों से रहने के लिए। और मैं आज अखबार में काम करता था, रात को अखबार धोने वाली जीप से जाता था और महीने में 5 दिन 7 दिन तो ऐसे होते ही थे कि रात को मैं 1 बजे जीप पर सवार होता था और सूर्योदय होते होते फतुआ पहुंच पाता था। हाँ, तो ये स्थिति तब भी 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर में भी। हाँ हाँ। और 31 दिसंबर की एक रात तो मुझे याद है कि मैं फतुआ से 4 किलोमीटर पहले ही नीचे उतर, जीप से नीचे आ गया कि भाई अब पैदल ही चले जाएंगे, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि आप एक देखिए, इसकी शिकायत तो आज भी हम करते हैं कि सड़क पर यदि जाम लग गया तो छुड़ाने वाला कोई नहीं है। जबकि दूसरे प्रदेशों में ये होता है कि जाम लगा है तो आगे कहीं ना कहीं पुलिस है जो जाम छुड़ाने का प्रयास कर रही है। हाँ नहीं, तो जाम के साथ उस समय का संकट था कि सड़क ही नहीं थी, गड्ढे ही गड्ढे थे, 8-10 घंटे जो है बिल्कुल आप जा ही नहीं पाते थे। और पटना से लौटते समय ज्ञानेश्वर जी, रास्ते में 2 जगह खाना खाने के लिए बस रुकती थी। आप समझिए जैसे यात्रा चल रही हो, एक तीर्थ यात्रा टाइप की, आप जा रहे हैं, 10 घंटे लगेंगे, आप 2 जगह बस रुकेगी, लाइन होटल पर आप खाना खाइए, आराम करिए, फिर आगे बस चलेगी। बस का अजीत जी आप लाइन होटल की बात कर दिए। अजीत जी, आप तो बिहार को जानते हैं, खगड़िया में याद कीजिए, आमने सामने रणवीर यादव और राम शरण यादव का लाइन होटल, बिल्कुल लाइन होटल था। और बस को वहां रोका जाना था। रोका हाँ, यात्री को भूख लगा है नहीं लगा है इसकी बात नहीं, यात्री को कोई इधर खींचता कोई उधर खींचता, और यह दादागिरी थी। और जब अरविंद पांडे गए थे एसपी खगड़िया बन के, तब इन दोनों लाइन होटलों की व्यवस्था, या मतलब उसे कबाड़ा गया था, उसे खत्म किया गया था। तो यह भी था कि नहीं, लाइन होटल पर बस रुकेगी, आप खाइए नहीं खाइए पैसा देना होगा। एग्जैक्टली, तो ये हम लोगों ने देखा है 90 से। अब जो सड़कों की हालत थी, तो हम ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार, हमने एक आंकड़ा दिया कि जो प्रति व्यक्ति आय में सुधार करने के प्रयास में नीतीश कुमार लगे हुए हैं और उसमें स्लो रफ्तार से ही कामयाबी मिल रही है। तो वो एक पहलू है, सिर्फ एक काम नहीं होता। आप जो जिस तरह से बिहार का बुनियादी ढांचा तहस नहस हुआ था बिहार का, उसको ठीक करना एक बड़ी चुनौती थी। स्कूलें नहीं थी, सब मास्टर्स के पद खाली हो गए थे, सारे स्कूल खाली हो गए थे, स्कूलों की हालत जर्जर थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कॉलेजेस के लैब्स बंद हो गए थे, ये स्कूल की व्यवस्था थी, अस्पताल सारे बंद हो गए थे, कुत्ते सोते थे अस्पताल में, किसी अस्पताल का जनरेटर नहीं काम करता था, पैथोलॉजी का लैब काम नहीं करता था, डॉक्टर नहीं आते थे, सड़कों की हालत ऐसी थी कि सड़कें नहीं थी, चलना मुश्किल था, कहीं सड़क नहीं थी, गड्ढे गड्ढे थे। ये सब ठीक करते हुए नीतीश कुमार को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लानी। इतना मत बोल दीजिए, आरजेडी वाले और मेरा बहिष्कार कर देंगे और मुझे गालियां सुनने को मिलेगी। सच्चाई नहीं, लेकिन ये तो एक ऐसी सच्चाई है ज्ञानेश्वर जी, जो बिहार का लगभग सब आदमी जानता है, क्योंकि बिहार तो प्रवासियों का प्रदेश है और जो जितना इंट्रा स्टेट है उतना इंटर स्टेट है, बाहर जितने लोग जाते हैं उतना, उससे ज्यादा प्रवासन बिहार के अंदर होता है।
अब आप हम्म। सोचिए बिहार के लोग पहले जो मोतिहारी या बेतिया का आदमी पूर्णिया का और या कटिहार में कहीं नौकरी कर रहा होगा, उसकी क्या स्थिति रहती थी? ट्रेनों की स्थिति बिल्कुल। नहीं थी, ट्रेनें नहीं थी, सिंगल लाइन चलती थी। हमारे यहाँ सिंगल लाइन का ब्रॉड गेज नहीं था, नैरो हम्म। गेज की लाइन थी, और उस लाइन पर घंटों घंटों में ट्रेनें आती थी, घंटों घंटों में पहुंचती थी। मतलब सब सब चीजें इतनी इतनी मुश्किल थी, इतना इतना मुश्किल जीवन था। लाइट नहीं थी, बिजली नहीं आती थी लोगों को। हमारे पिताजी, आपके पिताजी सरकारी नौकरी में थे, महीनों हम्म। वेतन नहीं मिलते थे, हड़ताल करिए तो कोई बात करने नहीं आता था, सरकार की तरफ से कह दिया जाता था कि चलिए आप रहिए हड़ताल पर, देखना है कितने दिन तक रहिएगा। तो हम्म। नागरिकों को आजमाया जा रहा था। तो एक वो दौर था, उस दौर की जो समस्याएं थी वो विरासत में मिली थी नीतीश कुमार को, उनको ठीक करना था। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना था। जो नरसंहार हो हम्म। रहे थे, जो हत्याएं हो रही थी, अब आंकड़े दिए जा रहे हैं और इन आंकड़ों को लोग चैलेंज कर रहे हैं। कोई हम्म। आरजेडी का प्रवक्ता कह रहा है कि 70,000 या 69,000 या 68,000 हत्याएं बिहार में नीतीश कुमार के राज में हुई हैं। नीतीश कुमार के राज में आबादी इतना बढ़ने के बाद आप 20 साल का एक आंकड़ा दे रहे हैं। 15 साल का आंकड़ा लगभग 70,000 हत्याओं का है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है ज्ञानेश्वर जी। हर साल लगभग 4200-4300 हत्याएं हो रही थी। तो ये तो लॉ और एंड यही ऑर्डर की यही स्थिति। यही यही आपको बता दें अजीत जी, देखिए मैं क्राइम रिपोर्टर रहा हूं। अभी तो एक हत्या होती है तो एक एफआईआर लिखी जाती है, तब भी हम्म, एक हत्या होती थी तो एक ही एफआईआर लिखी जाती थी। लेकिन तब नरसंहार होते थे, एफआईआर एक होती थी, और उसमें बिल्कुल मारे जाने वाले लोगों की संख्या 27 होती थी, 39 होती थी, बिल्कुल 52 होती थी, 54 होती थी, लेकिन एफआईआर एक होती थी। एक होती थी, हाँ वही। जी। तो उसको लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना था। आप चैलेंजेस देखिए ना, नीतीश कुमार को जो चैलेंजेस मिले थे 2005 में जब वो सत्ता में आए थे, तो जो चुनौतियां उनके सामने थी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना था। एक तो लोगों का, बिहार के लोगों का भरोसा बहाल करना था सरकार में। हम्म। लोग सरकार से ही घबराते थे, पुलिस से घबराते थे, प्रशासन से घबराते थे। एक विश्वास बहाल करना था लोगों का शासन में, कि शासन जी। आपके लिए है, सरकार आपके लिए है। एक विश्वास बनाना था। जो लोग बाहर रहते थे उनके मन में कि आप आ सकते हैं, लौट के अपने प्रदेश, अपने गांव घर आ हम्म। सकते हैं, ये भरोसा बनाना था। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना था, सड़कें बनानी थी, बिजली की व्यवस्था करनी थी, अस्पताल बनवाने थे, स्कूल्स बनवाने थे। नीतीश कुमार कितने कामयाब हुए आप ये आकलन करिए। ये मत हम्म। कहिए सीधे आप उनके 20 साल के काम को आप अपोजिशन का कोई भी व्यक्ति खारिज कर रहा है तो वो अपोजिशन का है, हमको उससे कोई शिकायत नहीं। कि आप हम्म। अपने शासन को बहुत अच्छा कहिए, उनको बुरा कहिए, या आपकी राजनीतिक बाध्यता है, आपको करना है। लेकिन जो भी तटस्थ निष्पक्ष लोग हैं, उनको ये देखना चाहिए है कि जितना जो मिला था उसमें कितना ऐड किया उन्होंने, उसको कितना सुधारा। ठीक बिल्कुल। है, उन्होंने कोई दिल्ली बॉम्बे नहीं बना दिया बिहार को, वो उसमें एक हम्म। विफलता हम उनकी मानते हैं। वो और ज्यादा विकास के काम हो सकते थे। जिस रफ्तार से वो 2005 से 10 तक चले थे, अगर उसको कंटिन्यू करते तो और भी बहुत बेहतर होता बिहार। या हम्म। फिर डबल इंजन की सरकार, अब जैसे उनकी पहली सरकार आई और आते आते वो बीजेपी के साथ थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो जी। कांग्रेस की सरकार अगर कोऑपरेट नहीं कर रही, केंद्र की सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो अपने रिसोर्सेज से कितना करेगी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट? वो कर रहे थे। बिल्कुल। ये हम्म। चुनौती 2014 तक रही। हम्म। 2014 में जब सत्ता बदली तो नीतीश कुमार तब तक बीजेपी छोड़ करके दूसरी तरफ चले गए थे। हम्म। तो 2017 तक वो चला। तो हम्म। 2005 से 2017 ज्ञानेश्वर जी तो सिंगल इंजन की सरकार रही। सेंट्रल जी। गवर्नमेंट से कोई नीतीश कुमार को कोई समर्थन, कोई सहयोग नहीं मिला। उसके हम्म। बावजूद आप जो गवर्नमेंट की जो एनएचआई की जो प्रोजेक्ट से सड़कें बन रही थी, बिजली तो खुद ही बनानी थी, उनको पानी की व्यवस्था खुद ही करनी बिल्कुल। थी, अस्पताल हम्म। खुद ही करना था, ये सब स्टेट के सब्जेक्ट है। तो ये हम्म। सब करते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हुए, स्पीड भले स्लो थी, ये सब करते हुए, कानून व्यवस्था बनाते हुए, लोगों का भरोसा बहाल करते हुए इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की तरफ वो ले गए। 20,000 या 10-20,000 करोड़ रुपए का बजट, आज 3,23,000 करोड़ रुपए का बजट है। तो ये हम्म। अपने आप नहीं हो गया है। पर जी। कैपिटा इनकम भी हमारा अगर 66,000 है। हम एक दिन और एक अपने आर्थिक जानकार मित्र से हम बात कर रहे थे और हमने उनको एक टास्क दिया है कि हम्म। कि महाराष्ट्र की आमदनी में से 342 जो सबसे अमीर आदमी है, जो खरबों रुपए जिनकी संपत्ति है, 8 लाख हम्म। करोड़, 9 लाख, 10 लाख करोड़ की जो संपत्ति वाले लोग हैं, उनकी संपत्ति हटा दीजिए और तब हम्म। महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय निकालिए। और बिहार के बिल्कुल। भी 300 सबसे अमीर निकाल दीजिए और तब आप प्रति व्यक्ति आय निकालिए। बिहार में वैसी डिस्पैरिटी नहीं है, वैसी वैसी असमानता नहीं है आर्थिक। अगर 66,000 प्रति व्यक्ति आय है तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप उसको हम्म। देखिएगा कि अगर अगर दिल्ली बॉम्बे के सबसे अमीर लोगों के नाम निकाल दीजिए, वहां की संपत्ति निकाल दीजिए, तो बिहार के बराबर ही आ जाएगी सबकी प्रति व्यक्ति आय। तो ये हम्म। सब, इन चीजों को एक पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। विफलता किसी को खारिज कर देना ये बहुत ही आसान काम है। राजनीतिक दल के लोग करें, वो समझ में आती है बात। लेकिन जो तटस्थ है, निष्पक्ष है, अपने को पत्रकार कहता है, उसको उसको निष्पक्ष होकर के इस बात का आकलन करना चाहिए। बिल्कुल। नीतीश कुमार के योगदान का आकलन, उनके काम काज का आकलन आप निष्पक्ष होकर के करिए, चश्मा हटा करके।
ठीक है, वो बहुत सफल, बहुत, वो थोड़े और अच्छा कर सकते थे, बिहार को बहुत अच्छा कर सकते थे, उतना नहीं कर सके। लेकिन जितना किया, वो जिस पोजीशन में बिहार उनको मिला था, उसके मुकाबले उस तस्वीर के साथ देखेंगे मिला करके, तो वो कम नहीं है। तो उन्होंने अपने हिसाब से काफी काम किए। और जो दूसरी बात थी कि बिगाड़ा कुछ नहीं, ये बहुत ही बिल्कुल। बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। सत्ता उस समय बिगाड़ने के लिए होती थी। सत्ताएं जिनके हाथ में भी सत्ता रही, वो लड़ रहे थे। आप देखिए, कभी देखा अपने बगल के झारखंड में डोमिसाइल को लेकर के कितना बड़ा आंदोलन हुआ, खून खराबा हुआ, हत्याएं हुई, लोग मारे गए, आंदोलन हुए। वहां भी सरकार के वजह से, सत्ता के कारण डोमिसाइल का झगड़ा लग गया। नीतीश बिल्कुल। कुमार के सामने कभी न बाहरी भीतरी का झगड़ा हुआ, न हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ, न अगड़ा पिछड़ा का झगड़ा हुआ, जो उनको विरासत में मिला था। जो चीजें विरासत में मिली थी, उन्होंने उनको भी कंट्रोल किया। जो जातीय झगड़े तो, नरसंहार तो उनको विरासत में मिले थे। जी। आपने आपने सब कवर किए हैं जाकर के, आपने बिल्कुल मौके पर बिल्कुल। जाकर के, हम तो मौके पर नहीं गए, हमने, आपने तो मौके पर जाकर के देखा है क्या हालत बिल्कुल होती थी। बिल्कुल। जी। तो उन चीजों से बिहार को निकालना, लोगों का एक भरोसा कायम करना, और सत्ता का इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति या किसी भी जातीय समूह को अपने लाभ के लिए नहीं करने देना, ये मामूली बात थोड़ी है ज्ञानेश्वर जी। बड़ी बात है, हम बड़ी लोग बात है। हम लोग कितनी बार चर्चा करते हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिहार में था, वो लगता था कि कभी समाप्त होगा। जिस नहीं नहीं, रफ्तार बिल्कुल। से, कभी नहीं लगता था कि कोई नहीं खत्म कर सकता। ये बिहार की नियति है कि ये गुंडागर्दी होगी। और वो गुंडागर्दी कब जाति का रूप ले लेगी, कब जातीय संघर्ष में बदल जाएगी, वो एकदम फ्लेयर अप हो जाना मिनटों की बात थी। इस जाति का क्रिमिनल है, उसका दूसरी जाति के क्रिमिनल से झगड़ा है, और वो जातीय तनाव में बना हुआ है, जातीय तनाव से बना हुआ है। तो इन सबको भी खत्म किया। आज मैक्सिमम लोग जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मुखिया थे, अगर वो लोग राजनीति से बाहर हुए हैं, तो इसका श्रेय नीतीश कुमार को है। बिल्कुल, इसका श्रेय अभी नीतीश भी कुमार लोग हैं, को है। अभी भी हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसी सफाई होगी, कहीं नहीं हो सकती है। दुनिया का क्राइम कैपिटल न्यूयॉर्क है, और देश का क्राइम कैपिटल मुंबई और दिल्ली है, बिहार नहीं है। आप क्राइम बिल्कुल के नहीं है, आंकड़े उठा बिल्कुल नहीं कर है। देखिए, कितना कितना अपराध हो रहा है देश के दूसरे राज्यों में। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को काबू में करना, जो आज क्राइम है, जो बार बार आप कहते हैं एक्सीडेंटल क्राइम है या पैशन क्राइम है, तो बिल्कुल। पैशन क्राइम और एक्सीडेंटल क्राइम को कोई नहीं रोक सकता है। रोड रेज हो, सड़क पर दो लोगों की गाड़ी भिड़ जाए और उसमें एक आदमी निकल के दूसरे को मार दे, तो इसको कोई सरकार नहीं रोक सकती है, कोई पुलिस हाँ नहीं रोक हाँ। सकती। अब भाई ने असली है भाई कि को मार पुलिस, दिया, इसमें क्या करेगा? इसमें हाँ, भाई ने भाई वही को मार दिया, इसमें क्या वही सकता है? जी। घर के झगड़े में, घर के अंदर रात में किसने मार दिया किसी को, उसके बाद आप पकड़ते हैं कि नहीं, कार्रवाई होती है कि नहीं, सत्ता का संरक्षण मिलता है या नहीं मिलता है। असली सवाल यह है कि आज सत्ता के संरक्षण में अपराध नहीं होते। तो बिल्कुल। जो वो लाइन है कि किसी का बिगाड़ा क्या है, ये बड़ी लाइन है। हाँ, ये और इसमें भी, किसी का बिगाड़ा क्या है और अपने लिए बनाया क्या, तीसरी लाइन और भी महत्वपूर्ण है। नीतीश से कोई डर तो नहीं है ना? हाँ, वही कर रहे हैं। तो इसी का हाँ। एक्सटेंशन है उस लाइन का, कि किसी जी। का बिगाड़ा नहीं। तो आदमी किसी का बिगाड़ नहीं रहा है, उससे क्या डरना है, बना बिल्कुल। रहा है। आप बनाने की रफ्तार कह सकते हैं कि बनाने की रफ्तार कम है या संतोषजनक नहीं है, जैसी रफ्तार होनी चाहिए थी वैसी रफ्तार नहीं है। लेकिन आज के तारीख में भी जो बिहार का जीडीपी का ग्रोथ का रेट है, वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। बिल्कुल वो बिल्कुल। नेशनल एवरेज से ज्यादा है। बिहार का जो जीडीपी की ग्रोथ, जीएसडीपी की ग्रोथ रेट है, वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है, बेहतर है नेशनल एवरेज से। काफी काफी अंतर है उसमें। तो ये काम सब हो रहे हैं। देखिए, ये कई बार ऐसा होता है कि पहले 15 साल 20 साल आप पिछड़े हुए दिख रहे हैं, जो बार बार संजय झा कहते हैं, वो उनके राजनीतिक विरोधी लोग उनको जो भी कहें, लेकिन उन्होंने कहा कि लॉन्च पैड तैयार हो गया है। हालांकि हमारी भी इस बात पर आपत्ति रहती है कि आपने लॉन्च पैड तैयार करने में बहुत देर कर दी। 20 साल बिल्कुल। का समय बहुत लंबा अरसा होता है, ये काम पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि लॉन्च पैड तैयार हो गया है। अब लॉन्च करने के लिए बिहार एक बिग लिप, जो जिसको बोलते हैं बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है, लॉन्ग जंप के लिए। और उस मामले में जो एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, रेलवे लाइंस की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं वो, और ये पहली दफा हुआ ज्ञानेश्वर जी, 50,000 करोड़ से ज्यादा का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिहार में आ रहा है। ये इसके पहले कभी नहीं हुआ था। कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पैसा लेकर के, प्राइवेट जो निजी निवेशक पैसा लेकर के बिहार में नहीं आता था। अब निजी निवेशक आ रहे हैं, और 50,000 करोड़ से ज्यादा का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिहार में आ रहा है। देर से ही सही, लेकिन अब एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिहार की बनी है, जिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में टैक्स एग्जम्पशन के प्रावधान है, जमीन देने के प्रावधान है, तमाम वो प्रावधान है जो दूसरे भी विकसित राज्यों ने किए, और जिनकी वजह से उनके यहाँ इंडस्ट्रीज लगी पहले। तो ये सब काम देर से ही सही, लेकिन शुरू हुआ है। तो आर्थिक विकास के रास्ते पर विकास बिहार बढ़ा है।
उसका कारण ये है कि नीतीश कुमार ने लोगों में एक भरोसा पैदा किया है कि भाई आप पैसा यहाँ लगा सकते हैं और बिल्कुल। आपको किसी भी जातीय समूह से, किसी भी धार्मिक उन्माद से या किसी भी ऑर्गेनाइज्ड गैंग से डरने की जरूरत नहीं। तो नहीं, डरने ये की तो जरूरत ठीक है अजीत जी, अजीत जी, लेकिन जो गेट टुगेदर में लोग थे, उन्हें भी इस बात की चिंता थी और उनमें भी यह चर्चा चल रही थी कि 2025 में एनडीए की जीत के बाद भी नीतीश कुमार ही है ना। यह सवाल लोग जानना चाह रहे थे और इसका जवाब जानना चाह रहे थे, क्योंकि लोग यह मान रहे हैं कि बगैर नीतीश कुमार के नाम के आप नहीं जीत सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के नाम से जीत गए और उसके बाद भी नीतीश कुमार रहेंगे, या फिर महागठबंधन की सरकार आ जाएगी तो तेजस्वी यादव क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, यह भी लोगों के जहन में है। ये दोनों सवाल भी हैं। है। तो आप देखिए, एक तो ये थीम है, प्रचार की थीम भी हम लोग देख रहे हैं। लोगों में एक चिंता ये है, चिंता जिस कुछ लोगों के मन में चिंता है, कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा है कि क्या हम्म, पुराना राज वापस लौटेगा, महागठबंधन भी जीत सकता है क्या, या एनडीए हम्म, जीतेगा। अगर एनडीए जीतेगा तो नीतीश कुमार होंगे, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, या इस तरह की असेंबली बनेगी जिसमें ऐसी हंग हो जाएगी कि नीतीश कुमार क्या फिर महागठबंधन वालों के साथ जा सकते हैं, आरजेडी के साथ। हम्म, ये तमाम सवाल है, जी, इनके जवाब भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन कुछ बातें जो हमने हमने कल भी कही थी, हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, जो लोग घूम रहे हैं ग्राउंड पर, और उनका कहना है कि नीतीश कुमार के प्रति इस तरह का समर्थन इसके पहले नहीं दिखता था। बिल्कुल। जितना लोगों ने उनको अपमानित करने की कोशिश की है, उस अपमानित करने की कोशिशों ने उनको और मजबूत किया है। उनके समर्थकों में जो गरीब है, वंचित है, दलित है, पिछड़ा है, जो हाशिए पर का व्यक्ति है, सबसे डाउन ट्रोडन है, उसको हम्म, उसको नीतीश कुमार में एक आशा है, उम्मीद है, और एक सम्मान का भाव है। उसको लग रहा है कि ये इनका आखिरी चुनाव है, तो इनको सम्मान के साथ विदाई देनी है। और हम एक दिन और ये आंकड़ा बताए थे आपको लोकसभा चुनाव का। जी, लोकसभा चुनाव में 16 सीटों पर नीतीश कुमार लड़े थे और 17 हाँ, सीटों पर बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी। जी, तो 16 छक्के 96 विधानसभा सीट नीतीश लड़े थे और हम्म, 17 छक्के 102 विधानसभा सीट बीजेपी लड़ी थी। तो उन 102 विधानसभा सीटों में बीजेपी 68 सीटों पर आगे थी जी, लोकसभा चुनाव में, हम्म, और 96 लड़के नीतीश कुमार 72 सीटों पर आगे थे। भाजपा से 6 सीट कम लड़के विधानसभा की, चार चार सीट ज्यादा थे, मतलब 10 सीटों ये का तो अंतर था उनका। ये तो सभी मान रहे हैं ना कि इस बार जेडीयू ने उम्मीदवारों की सूची जो तैयार की है, बिल्कुल। वह सबसे बिल्कुल सटीक सूची है। सभी सामाजिक समीकरणों का ख्याल रखा गया है। लोग कह रहे थे नीतीश कुमार तो कुछ देखते ही नहीं, नीतीश कुमार ने ऐसा देख लिया कि सब लोग धराशायी हो गए कि क्या सोशल फैब्रिक उन्होंने तैयार किया है। और हम्म। सभी मानने लगे हैं। आप देखिए नीतीश कुमार की सीटों की संख्या बढ़ने जा रही है, 43 से अधिक होने जा रही है। अब यह अधिक होकर कितनी होगी, इसका पूर्वानुमान करने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, तो वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक तस्वीर रख रहे हैं, एक फैक्ट रख रहे हैं आपके जी, सामने कि हम्म, लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी को चुनने के लिए था, लोकसभा हम्म, प्रधानमंत्री चुनने के लिए। सबको पता था कि नीतीश कुमार को कहीं नहीं जाना है, वो मुख्यमंत्री बिल्कुल, हैं। एक सीट कम लड़े थे विधानसभा के हिसाब से, विधानसभा सेगमेंट के हिसाब से वो 6 सीट कम लड़े थे और 4 हम्म, सीटों पर ज्यादा पर लीड किया था। तो ये क्या दिखाता है, जो चुनाव सही बात। प्रधानमंत्री का था, उस चुनाव हम्म, में भी लोगों ने ज्यादा सद्भाव नीतीश कुमार के प्रति दिखाया। आमतौर पर इसका उल्टा होता है, जी, वोट ट्रांसफर नहीं करा पाते, बीजेपी भी अपना सारा वोट ट्रांसफर नहीं करा पाती है नीतीश कुमार को, और लालू यादव भी अपना सारा वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए थे नीतीश कुमार को। जबकि हम्म, नीतीश कुमार अपना सारा वोट अपने सहयोगी पार्टी को ट्रांसफर कराते हैं, इसलिए दोनों चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट कम रहा। लालू यादव के साथ बिल्कुल, जब जब लड़े 2015 में, तो दोनों 100-100 सीट लड़े थे। तो ऐसा हम्म, कैसे हुआ कि लालू यादव की पार्टी 80 सीट जीती और नीतीश कुमार की पार्टी 71 सीट जीती? सही 80% बात है। स्ट्राइक रेट आरजेडी का और 71% स्ट्राइक रेट जेडीयू का था, 9% कम था। इसका मतलब लालू यादव का जो वोटर था, उसमें से एक बड़े वर्ग ने वोट नहीं दिया नीतीश कुमार को, और नीतीश हम्म, कुमार का सारा वोट आरजेडी को गया। तो जब ऐसी स्थिति होती है, स्ट्राइक रेट खराब होता है नीतीश कुमार का हमेशा सहयोगी पार्टियों से, तो इस बार लोकसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट बेटर हुआ बीजेपी से, 12 हम्म, जीते और ज्यादा लोकसभा सीट, ज्यादा विधानसभा सीटों पर उन्होंने लीड किया। ये इस बात का संकेत है ज्ञानेश्वर जी कि उनके प्रति एक सहानुभूति, अंतिम ऐसी सहानुभूति है जिसकी कल्पना लोग नहीं कर रहे हैं, या जो लोग बिल्कुल, देख नहीं पा रहे हैं। एक फिल्टर जिनकी आंखों पर लगा हुआ है, एक तो वो सहानुभूति है उनके प्रति, और दूसरा जो हम बार बार कह रहे हैं कि वो क्राफ्ट्समैनशिप का एक नमूना है, जो कारीगरी है, जो उन्होंने अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार की है। तो हम्म, अपने कोर कोर जो वोट है, लौ कुश कोयरी कुर्मी धानुक, जिसको उन्होंने 33 टिकटें दी है, 32 या 33, उसके हम्म, साथ अति पिछड़ों का समन्वय, उन्होंने 79 सीटें दी है पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को, दलित जी, जातियों को 79। हम्म, तो वो हम्म, उनके जो समर्थक हैं, उनका पूरी तरह से उनके प्रति सहानुभूति है, और ग्राउंड पर उनका सामाजिक समीकरण भी सबसे अच्छा है।
तो इस बात की संभावना नहीं है कि वो कम होंगे। आपने कहा, वो हम एकदम देख रहे हैं, मान रहे हैं, लोगों से बातचीत में समझ आ रहा है कि उनकी सीटें बढ़ेंगी। और फिर बिहार ऐसा राज्य नहीं है महाराष्ट्र की तरह जहां आप उनको एकनाथ शिंदे बना दें या मध्य प्रदेश की तरह शिवराज सिंह चौहान बना दें। नीतीश कुमार को नहीं बना सकते हैं, न उनकी पार्टी बिल्कुल। को बना सकते हैं, ये बातें तय है। अब जी। अंत में एक बात रह जाएगी, जो लोग कह रहे थे प्रशांत किशोर के लिए कि वो थोड़ा इंतजार कर लें, तो बिल्कुल। ये बात पहले दिन से कही जा रही थी। जब अगस्त पहली बार फरवरी में, इस साल जब पहली बार फरवरी में गए, तभी लोग कह रहे थे, लोग उनकी बात कर रहे थे, उनके एजेंडे की बात कर रहे थे, उससे प्रभावित भी थे, लेकिन ये भी कह रहे थे कि उनके पास अभी समय है और वो अभी इंतजार कर सकते हैं या उनको अगली बार देखेंगे, ये बातें कह रहे थे लोग। हालांकि अगली बार नहीं देखेंगे, इस बार भी उनको अच्छा खासा वोट मिलेगा। बिहार की जनता किसी भी राजनीतिक दल को, ज्ञानेश्वर जी, समाप्त नहीं होने देती है, मरने नहीं देती है, किसी भी नेता को मरने नहीं देती है। ये बिहार बिल्कुल। की एक राजनीतिक जागरूकता भी है लोगों की, कि आप याद करिए, कोई राजनीतिक पार्टी खत्म हुई क्या? कितनी बार लगा कि आरजेडी खत्म हो जाएगी, कितनी बार लगा कि जेडीयू खत्म हो जाएगी, कितनी बार लगा कि ये जो चिराग पासवान, रामविलास पासवान की पार्टी खत्म हो जाएगी। एक भी एमएलए नहीं जीत रहा, एक भी एमपी नहीं जीता, 4 एमएलए जीता, स्वयं हार गए रामविलास पासवान। इसके बावजूद किस तरह से पार्टी बाउंस बैक करती रही। आनंद मोहन ने पार्टी बनाई, पार्टी खत्म हो गई, लेकिन आनंद मोहन का रेलिवेंस अभी भी राजनीति में बना हुआ है। पप्पू यादव का रेलिवेंस आज तक बना हुआ है, दोनों को राजनीति करते हुए 35-40 साल हो गए। तो कोई उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कहाँ खत्म हो रही है? जीतन राम मांझी ने पार्टी बनाई तो आज सफल है ना, पार्टी है ना उनकी, उनके लोग जीत रहे हैं, बिहार में मंत्री है, केंद्र में मंत्री है। तो बिहार के लोग समाप्त नहीं होने देते हैं, और जिसमें उम्मीद देख लेते हैं उसको तो कतई समाप्त नहीं होने देते हैं। तो लोगों ने एक उम्मीद देख ली है प्रशांत किशोर में, उनको इतना वोट आएगा, उनको सीटें भी आएंगी और इतना वोट भी आएगा कि वो जमे रहे बिहार की राजनीति में। और बदलाव जब होगा, उस बदलाव में वो चेहरा बनेंगे, आगे के लिए बनेंगे, लेकिन वो चेहरा रहेंगे। तो चलिए देखिए क्या चल रहा है बिहार में। जो छठ में आ रहे हैं, बिहार अपने घर को आ रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं और क्या जहन में है, क्योंकि चुनाव है। और जो वो सोचेंगे, जो बताएंगे, जो चर्चा करेंगे, उससे अच्छा, नैरेटिव एक बात ज्ञानेश्वर जी, एक बात और कहेंगे। आपने तो हवाई जहाज से आने वालों की बात कह दी, ट्रेन से जाने वाले लोग भी जो जा रहे हैं, ट्रेनों की चर्चा जो लोग कर रहे हैं, कई लोगों ने रिपोर्ट दी और वहां से बताया हमको, महिलाएं बात करती जा रही हैं, उनके खाते में पैसे आए हैं, इसके जो अभी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के पैसे उनके खाते में आए हैं, बाहर रहने वालों के खाते में भी आए हैं। और आज एक सर्वे हम देख रहे थे जिसमें कहा है कि 60%, 61%, अमिताभ तिवारी का ही सर्वे है, कि लोग, महिलाएं जिन्होंने आवेदन किया, उनके खाते में पैसे आ गए हैं। तो मैं वो वही बात तो उसका कर रहा हूँ। मैं वही बात कर रहा हूँ अजीत जी। देखिए 2 दिनों से तेजस्वी यादव निकले हैं, पता नहीं हाँ, क्यों। देखिए हर घंटे में आपको सूचना पड़ता है, उनकी किसी सभा में महिलाओं की भीड़ नहीं दिख रही है। नहीं है। और हाँ। जिस तरीके की सभाएं हो रही हैं, वहां महिलाएं जा भी नहीं सकती हैं। इसको भी समझना होगा तेजस्वी यादव को। हाँ, तो वो जो लोग जा रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, ट्रेन से भी जो जा रहे हैं, इतनी भीड़ भाड़ में धक्के खा के, वो हम्म, उनका भी मानना है कि हम एक बार और नीतीश कुमार की मजदूरी चुकाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो मजदूरी की है, जो मांगते हैं 5 साल काम करके और अपनी मजदूरी मांगते हैं, हम वो देने जा रहे हैं। हम्म, ये कह रही हैं महिलाएं कि हम जा रहे हैं उनके लिए, उनको वोट करने, हमारे खाते में पैसे आए हैं। और आवेदन जितनी महिलाओं ने किए हैं, कि उनके अगर 61% महिलाओं के खाते में पैसे पहुंच गए हैं, ये वोट वाइब्स का सर्वे है जो कल जारी हुआ है, तो ये बड़ी जी, बात है कि 60%, 61% लोगों के खाते में पैसे पहुंच गए हैं, और वो हम्म, इससे मुतासिर हैं, वो जा रही हैं नीतीश कुमार को इसके लिए वोट करने। और महिलाएं नहीं जा रही हैं, जो प्रधानमंत्री ने कल कहा, उन्होंने तो गाने नहीं गाए, लेकिन आप तो गाने सुन रहे होंगे ना, किस तरह का कट्टा बिल्कुल, सटा करके बिल्कुल, उठा लेने बिल्कुल। की बात आज आ रही है भैया की सरकार आने पर, और जो बातें कही जा रही हैं, तो महिलाएं कैसे जाएंगी उसमें? तो ये एक बड़ी चुनौती है उनके सामने, जो आगे 10-12 दिन जो बचे हुए हैं उसमें दूर करना होगा। नीतीश कुमार की ये बड़ी पूंजी है, महिलाओं का वोट। तो चलिए क्या पूंजी है, क्या चुनौती है, इस पर चर्चा हम लोगों ने की। चुनाव की चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।